नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट 3 में रूबिएसी फैमिली के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि संपूर्ण विश्व में रूबिएसी कुल के पौधों की जो वंशों की जो संख्या है वो लगभग 500 के लगभग हैं और इसकी जो फैमिली है वो लगभग 6000 के लगभग इसकी फैमिली पाई जाती है, अर्थात इसके कुल जो जातियां पाई जाती है। आगे हम बात करें भारत देश में, संपूर्ण भारत देश के अंदर इसकी लगभग 50 जातियां पाई जाती है रूबिएसी कुल में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जातियों की यदि बात करें तो ऐसे पौधे जिनमें लेटेक्स पाया जाता है, जो सफ़ेद रंग का जो दूध के समान जो पदार्थ निकलता है, वो सभी जो पौधे होते हैं वो रूबिएसी फैमिली के अंतर्गत गिने जाते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें जैसे सिनकोना से कुनेन बनाई जाती है जो मलेरिया के रोगियों के लिए एक लाभदायक साबित हुई है। इसके अलावा केफिया रूबिका रोबस्टा, जिसको हम कॉफ़ी के नाम से जानते हैं, कॉफ़ी में जो पेय पदार्थ है वो भी एक रूबिएसी कुल का ही एक सदस्य है। इसके अलावा जैसे एक्जोरा पादप भी जो सजावटी पौधे के रूप में काम में लिया जाता है, रूबिएसी कुल का ही एक पौधा है। इसके अलावा एक मुसेंडा जो पादप होता है वो भी एक बड़ी शादी विवाह पार्टियों में इसको एक सजावटी पौधे के रूप में काम में लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम रूबिएसी कुल में ऐसे पौधों का वर्णन करेंगे, ऐसे पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले एक्जोरा पादप के बारे में संपूर्ण हम जानकारी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम यदि बात करें वितरण की, तो वितरण में देखा जाए तो ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है और ऐसे क्षेत्र जहां पर अत्यधिक न तो गर्मी पड़े न अत्यधिक सर्दी हो, अर्थात तापमान जो हो वो बिल्कुल मीडियम साइज का तापमान हो, ऐसे क्षेत्रों में रूबिएसी कुल के पौधे आसानी से पनप सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें इनके स्वभाव की, तो स्वभाव के बारे में ये जो पौधे होते हैं वो साग के रूप में भी पाए जाते हैं, झाड़ी के रूप में भी पाए जाते हैं, छुप के रूप में भी पाए जाते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वृक्ष का रूप भी धारण करते हैं। तो ये इनकी स्वभाव की बात हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं इनके जड़ की। तो देखिए जो एक्जोरा पादप में हम यदि सबसे पहले बात करें तो ये इसकी जड़ है, रूट। तो एक्जोरा पादप में जो रूट होती है वो एक मूसला प्रकार की जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ में सबसे पहले एक मुख्य जो जड़ होती है, इस जड़ से छोटी छोटी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार की जड़ें निकलती है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार की ये जो जड़ें निकल करके एक संपूर्ण जड़ तंत्र का निर्माण करती है, जिसे हम मूसला जड़ तंत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं तना, स्टेम। जो एक्जोरा पादप में जो तना होता है वो तना बेलनाकार, ये एक्जोरा पादप है। एक्जोरा पादप में जो जमीन के ऊपर वाला जो भाग पाया जाता है उसको हम तना कहते हैं। ये तना जो होता है वो कठोर होता है, ऊर्ध्व होता है, शाखित होता है, बेलनाकार होता है और कुछ पादपों में जो तना होता है वो वल्लरी प्रकार का या कंठलताओं के रूप में भी पाया जाता है। कंठलताओं का मतलब होता है कि ऐसे सांप के समान जो संरचनाओं में ऐसे लिपटी हुई, जैसे अपन बात करें सबसे पहले जैसे रिजका में जो अमरबेल होती है वैसे रूप में पाया जाता है। तो तना जो होता है वो क्या होता है, कंठलताओं के रूप में भी पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करें तने के बाद में बात करते हैं लीफ, अर्थात पत्तियां। तो एक्जोरा पादप में जो पत्तियां होती है वो पत्तियां संपूर्ण पादप के तने के ऊपरी भाग पर शाखित रूप में पाई जाती है, समानांतर क्रम में पाई जाती है। समानांतर क्रम का मतलब होता है कि आमने सामने ये जो पत्तियां होती है वो पाई जाती है और इन पत्तियों के सहारे पर्ण भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो पत्तियां होती है वो एक्जोरा पादप के अंदर संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूर्य के प्रकाश से लेकर, सूर्य का प्रकाश और जल को लेकर के ये भोजन निर्माण का कार्य करती है। तो ये भी एक आवश्यक अंगों के रूप में इसकी गणना की जाती है। पत्तियों के बाद में यदि हम बात करें पुष्प की, पत्तियों के बाद में हम बात करते हैं पुष्प।
फ्लावर। फ्लावर से पहले हम बात करेंगे पुष्पकर्म। तो पुष्पकर्म जो होता है वो एक जोड़ा पादप में जो पुष्पकर्म होता है वो पाया जाता है। एक जोड़ा पादप में जो पुष्पकर्म होता है वो पाया जाता है सहसीमाक्षी कक्षस्थ। सहसीमाक्षी कक्षस्थ। सहसीमाक्षी कक्षस्थ का मतलब होता है कि जो पुष्प होते हैं वो अग्रिम छोर पर नहीं लग करके तलाभिसारी क्रम में अर्थात पीछे की तरफ लगे हुए होते हैं, तो ऐसे पुष्पकर्म को हम सहसीमाक्षी बोलते हैं। कक्षस्थ का मतलब आगे की ओर झुके हुए होते हैं, तो ऐसे पुष्पकर्म को हम क्या बोलते हैं? सहसीमाक्षी। अर्थात पुष्प का जो कर्म होता है वो क्या होता है? तलाभिसारी होता है, तो ही हम इसे क्या बोलेंगे? सहसीमाक्षी कक्षस्थ बोलते हैं। उसके बाद में पुष्पकर्म के बाद में हम बात करते हैं पुष्प। ये देखिए, ये जो पुष्प है, इस पुष्प के बारे में हम एक जोड़ा पादप के पुष्प के बारे में बात करें तो इस प्रकार के जो पुष्प में, संपूर्ण पुष्प में यदि हम बात करें तो जो पुष्प होता है वो पूर्ण होता है, द्विलिंगी होता है, अर्थात पुमंग और जायांग दोनों ही जन्नांग इसमें पाए जाते हैं। और इसके बाद में हम बात करें बाह्य दल भी इसमें प्रेजेंट होता है, दलपुंज भी प्रेजेंट होता है, पुमंग भी प्रेजेंट होता है और जायांग भी प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार हम संपूर्ण पुष्प की बात करें तो पुष्प सबसे पहले हो जाएगा पूर्ण, द्विलिंगी, त्रिज्या सम्मित। तो पूर्ण हो गया। पूर्ण का मतलब है सभी जो अंग है पुष्प में, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग सभी पाए जाते हैं। द्विलिंगी का मतलब है पुमंग और जायांग दोनों प्रेजेंट होते हैं। त्रिज्या सम्मित का मतलब है कि पुष्प को चाहे ऐसे लंबवत अनुदैर्ध्य काट में काटो या इसको अनुप्रस्थ काट में काटो तो बराबर दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार के पुष्प को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या सम्मित पुष्प बोलते हैं। तो उसके बाद में ये हो गया, इसका पुष्प के बारे में अध्ययन कर लिया। तो पुष्प में अब हम प्रत्येक अंगों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं। कैलेक्स के बारे में हम बताते हैं कि सबसे पहला जो भाग होता है जो हरे रंग का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज बोलते हैं। बाह्य दलपुंजों की जो संख्या होती है वो एक जोड़ा पादप में 4 होती है। 1, 2, 3 और 4, ये 4 जो संख्या में क्या है? ये बाह्य दलपुंज है। और जो चारों ये जो बाह्य दलपुंज हैं इनके जो किनारे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो बाह्य दलपुंज हैं, बाह्य दलपुंजों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। चारों आपस में इनके किनारे जुड़े हुए हैं। तो किनारे जिनके जुड़े हुए होते हैं तो इनको बोला जाता है संयुक्त। और हम प्रतीक रूप में देखा जाए तो इसके दोनों तरफ क्या लगा दिया जाता है? ब्रैकेट लगा दिया जाता है। तो बाह्य दलपुंज 4 हो गए और क्या हो गए? संयुक्त हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं कोरोला। कोरोला को हम क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। दलपुंज में हम बात करेंगे कि बाह्य दलपुंज के नीचे पाए जाने वाले जो दल हैं उनको बोला जाता है दलपुंज। दलपुंज की यदि बात करें तो दलपुंज का जो रंग होता है वो सफ़ेद, गुलाबी, नीला और लाल रंग का होता है। लेकिन एक्सोरा पादप में लाल रंग के जो दलपुंज पाए जाते हैं ये दलपुंज गोलाकार आकृति में व्यवस्थित होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। और चारों जो दलपुंज होते हैं वो आपस में कोरच्छादी रूप में पाए जाते हैं एवं आपस में इनके किनारे जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो दलपुंज हो गए 4, स्वतंत्र हो गए और क्या हो गए? कोरच्छादी। अब हमारे पास अभी 2 शब्द आए हैं, कोर स्पर्शी और कोरच्छादी। कोर स्पर्शी का मतलब होता है कि जिनके किनारे आपस में जुड़े हुए हों या स्पर्श जो करते हों। स्पर्श का मतलब होता है कोर स्पर्शी, अर्थात जिनकी कोर स्पर्श करती हो। लेकिन कोरच्छादी, छादी का मतलब होता है कि एक दूसरे के किनारे को दबाए हुए हो। तो ये इनके जो दलपुंज हैं वो एक दूसरे के किनारे को दबाए हुए हैं। तो दलपुंज क्या हो गए? 4 हो गए, स्वतंत्र हो गए, कोरच्छादी हो गए। तो इनको हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब होता है कि पुमंग। पुमंग की बात करें तो जो संपूर्ण जो पुमंग होता है उस संपूर्ण पुमंग में हम बात करते हैं पुंकेसरों की। तो पुंकेसरों की जो संख्या होती है वो क्या कितनी होती है?
4 होती है और 1, 2, 3 और 4 पुंकेसर हैं और ये चारों जो पुंकेसर हैं वो दल से लगे हुए हैं। तो अर्थात ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है? दल लग्न। तो पुंकेसर संख्या में कितने हो गए? 4 हो गए, स्वतंत्र हो गए और क्या हो गए? दल लग्न। दल लग्न क्यों बोला? क्योंकि जो ये पुंकेसर हैं वो दल से लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे हम दल लग्न। अब एक संपूर्ण जो पुमंग होता है, पुंकेसर होता है, उसके यदि हम बात करें तो नर जो जायांग होता है इसकी संपूर्ण जो संरचना होती है उसके 3 भाग होते हैं। ये इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है जो जनन में सहायक होता है उसको बोला जाता है एंथर। एंथर को यदि हम हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? पराग कोश बोला जाता है। ये सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? पराग कोश है, जो जनन में सहायक होता है और नर जननांग के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। ये जो एंथर होता है इसमें 4 पालियां पाई जाती है और इन पालियों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कनेक्टिविटी बोला जाता है। कनेक्टिविटी अर्थात इनको हिंदी में बोला जाता है योजी। अब बात करेंगे कि कनेक्टिविटी का क्या कार्य है। कनेक्टिविटी का कार्य है कि एंथर में पाई जाने वाली चारों पालियों को कनेक्ट यानी कि जोड़ना, केवल जोड़ने का इनका कार्य होता है। इसके बाद में ये जो एंथर के पास में एक लंबवत धागेनुमा और पतली संरचना बनी हुई है इसको हम बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु इंग्लिश में बोला जाता है इसको फिलामेंट। फिलामेंट इसका जो मुख्य कार्य होता है वो एंथर को आधार प्रदान करने का कार्य होता है। तो पुमंग में 3 संरचनाएं हैं, एंथर, कनेक्टिविटी और फिलामेंट। तो ये हो गया इसका एंड्रोसियम अर्थात पुमंग की संरचना का हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद में हम बात करते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम का मतलब होता है कि जायांग। गाइनोसियम का मतलब होता है जायांग। जायांग में हम हमेशा अंडकों की संख्या की गणना करते हैं। तो इसमें बात करें यदि अंडक की संख्या की तो इसमें हमें साधारणतः दिखाई दे रहा है 2 प्रकार के अंडक हैं, 1 और 2। अब 2 अंडक है तो इसका मतलब होगा कि दोनों अंडक आपस में जुड़े हुए हैं तो संयुक्त अंडपी होगा। 2 हैं, ऊर्ध्ववर्ती हो गया। ये 2 प्रकार के जो अंडक हैं संख्या में 2 हैं तो द्विअंडपी हो गया। और ऊर्ध्ववर्ती अर्थात अंडाशय तो है इसका ऊपर और बाकी जो बाह्य दल, दलपुंज और पुमंग और जायांग जो चारों भाग है वो अंडाशय से नीचे हुए निकले हुए हैं। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं ऊर्ध्ववर्ती। यदि बात करें जायांग की तो संपूर्ण जायांग की जो संरचना है वो 3 भागों में विभाजित होती है। जैसे हमने पुमंग की संरचना को देखा था ठीक वैसे ही इसकी जो जायांग की संरचना होती है वो भी 3 भागों में बटी हुई होती है। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा को हिंदी में बोलते हैं व्रतिकाग्र। व्रतिकाग्र, ये व्रतिकाग्र हो गया। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे एक नलिका नुमा संरचना पाई जाती है, खोखली, जिसके अंदर पराग जो कण है इसके अंदर से ही प्रवेश करते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल को बोला जाता है व्रतिका। और उसके बाद में नीचे गोलाकार संरचना पाई जाती है आधारी भाग में, इसको बोला जाता है ओवेरी। ओवेरी को क्या बोला जाता है? अंडाशय। तो कहने का मतलब ये है कि जो जायांग की संरचना होती है वो भी पुमंग की तरह ही 3 भागों में विभाजित होता है। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है स्टिग्मा, इसका मुख्य कार्य केवल यही होता है कि पराग कीटों के द्वारा आने वाले जो पराग कण हैं उनको केवल ये आधार प्रदान करता है और अपना मुंह क्या कर लेता है? चौड़ा कर लेता है, जिसकी वजह से इसमें जो आने वाले जो पराग कण हैं वो इसमें प्रवेश कर जाते हैं। स्टाइल यानी कि व्रतिका। व्रतिका इनको आगे धकेलने का कार्य करती है और ओवेरी अंडाशय ये जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कहने का मतलब जायांग और पुमंग में केवल 2 ही जो भाग हैं जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जायांग में अंडाशय और पुमंग के अंदर क्या होता है? एंथर यानी कि परागकोश। ये दोनों जनन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे पुष्प चित्र। पुष्प चित्र ये हमने बना दिया। सबसे पहले ये बाह्य
दल हैं 4 हैं संख्या में, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में दलपुंज भी 4 हैं, ये आपस में कोरच्छादी हैं। उसके बाद में ये पुंकेसर संख्या में 4 है, दललग्न हैं, और जायांग, जायांग में 2 अंडप हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला यानी कि पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र की बात करें तो सबसे पहले जो है वो ये क्या है कि सहपत्री है। सहपत्री का हमने जो प्रतीक पढ़ा था वो क्या होता है, सहपत्री का मतलब क्या होता है, BR, BR, सहपत्री का मतलब क्या हो गया, BR। BR के बाद में त्रिज्या सम्मित है। अभी हमने पुष्प में देखा था कि त्रिज्या सम्मित है। त्रिज्या सम्मित का मतलब है कि इसको ऐसे लंबवत काट में काटो या अनुप्रस्थ काट में काटो तो बराबर 2 भागों में कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, त्रिज्या सम्मित हो गया। इसके बाद में ये है द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या है कि इसमें अंडप भी पाए जा रहे हैं और इसमें पुंकेसर भी पाए जा रहे हैं, अर्थात पुमंग और जायांग दोनों प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हो गया, द्विलिंगी। द्विलिंगी का हमने निशान लगा दिया। इसके बाद में क्या होगा, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज को हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। कैलेक्स को हम कैसे निरूपित करते हैं, तो कैलेक्स की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3 और 4, ये 4 संख्या हो गई। अब देखिए ये जुड़े हुए हैं आपस में इनके किनारे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे दलपुंज। दलपुंज संख्या में कितने हैं, 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। जैसे बाह्य दल थे वैसे ही दलपुंज संख्या में कितने हैं, 4 हैं। परंतु ये चारों दलपुंजों के जो किनारे हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो यहाँ पर हम इसके ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में हमने अभी बताया था कि एंड्रोसियम में हमेशा किसकी गणना करते हैं, पुंकेसरों की गणना करते हैं। तो पुंकेसरों को गिनते हैं 1, 2, 3 और 4। पुंकेसर कितने हैं, 4 हैं। चारों पुंकेसर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ये दलपुंज से जुड़े हुए हैं, तो ये जो निशान लगेगा वो इसके दलपुंज के और एंड्रोसियम पुंकेसर के लग जाएगा। अर्थात ये एंड्रोसियम से कौन जुड़े हुए हैं, दलपुंजों से जुड़े हुए हैं एंड्रोसियम, तो इसका मतलब क्या होता है, दललग्न। इसके बाद में बात करते हैं जायांग। जायांग में हमेशा अंडाशय की गणना करते हैं। अंडाशय में कितने अंडप हैं, तो संख्या में अंडप 1 और 2 कितने हो गए, 2 अंडप हो गए। ऊर्ध्ववर्ती है या अधोवर्ती, तो अभी बताया था कि ऊर्ध्ववर्ती है, क्योंकि अंडाशय तो है ऊपर और बाकी अन्य भाग बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग निचले छोर से निकल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्ववर्ती बोलते हैं। तो इस प्रकार ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला तैयार हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं सीड। इसमें जो बीज होता है, इसके संपूर्ण जो बीज की संरचना होती है वो वक्रित। वक्रित का मतलब होता है टेढ़ा, यानी कि इसका जो बीज होता है वो टेढ़ा होता है, अभ्रूणपोषी होता है। और उसके बाद में हम बात करें फल, इसमें जो पाया जाता है वो विदारक संपुट प्रकार का फल पाया जाता है। परागण जो होता है वो कीटों के द्वारा होता है और प्रकीर्णन होता है वो जंतुओं अथवा पक्षियों के द्वारा होता है। रूबिएसी कुल का जो लास्ट जो पॉइंट है वो है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व का मतलब है कि रूबिएसी कुल में पाए जाने वाले पौधे किन किन कार्यों के अंतर्गत हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें पेय पदार्थों के रूप में, तो कोफिया अरेबिका एक ऐसा पादप है जिसको हम कॉफ़ी के नाम से जाना जाता है। कोफिया अरेबिका के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर की एंटीजन और एंटीबॉडी में रिएक्शन करके हमारे शरीर को एनर्जी देता है। इसी कारण से शादी विवाह व बड़ी बड़ी पार्टियों में सबसे पहले स्वागत के रूप में भी कॉफ़ी दी जाती है, पिलाई जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें सिनकोना, सिनकोना एक ऐसा पादप है जिसकी छाल से दवाई बनाई जाती है और उस दवा का नाम है कुनेन। कुनेन से मलेरिया रोग ठीक होता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है सिनकोना। उसके बाद में हम बात करें मुसेंडा। मुसेंडा एक ऐसा पादप है जो बड़े बड़े लोगों की जो शादी विवाह पार्टियों में इसको सजावटी रूप में, ऑर्नामेंट के रूप में इसको काम में लिया जाता है। और लास्ट जो पादप है वो है एक्जोरा। एक्जोरा पादप का जो तेल होता है वो शरीर के अंदर व्यक्तियों में जो मांसपेशियों का जो खिंचाव होता है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक्जोरा पादप का तेल की मालिश की जाती है, तो कुछ ही दिनों के अंदर
जो शरीर की जो मांसपेशियों में जो कमजोरी है या सूजन है, ऐसी जो परेशानी है उसको एकजोरा के तेल से दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने रूबिएसी फैमिली के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम एक अगली फैमिली को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।